आज के टॉपिक हम लोग का जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को लेकर के। लास्ट क्लासेस में हम आप लोगों के साथ क्या चर्चा कर चुके थे कि पूर्ण प्रतियोगिता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम आपको बता चुके थे। ठीक है, विशेषताओं के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि जैसे मान लीजिए कि कोई उद्योग है जो किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है। आपको ये पता है कि कीमत और मांग है ना, कीमत और मांग दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। चीजों की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो लोग उसका डिमांड क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और अगर प्राइसेस कम हो जाए तो लोग उसकी मांग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी चीज की कीमत 100 रुपए है तो लोग उसका 1 यूनिट मांग रहे हैं। उसकी कीमत मान लीजिए कि 75 रुपए हो गए तो लोग उसकी मांग मात्रा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो चीज 10 रुपए का हो गया तो लोग अब उसका कितना क्वांटिटी 10 क्वांटिटी खरीदने लगे। तो आप देख सकते हैं कि मांग की जो रेखा है वो कैसा होता है आपका? डाउनवर्ड स्लोपिंग आपके पास हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों में कैसा है आपका? विलोम संबंध है। दूसरी ओर क्या है, एक फर्म क्या चाहता है कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित कैसे कर रहा है? कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता को बेचने पर उसका लाभ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए हम दुकानदार है, हम अभी तक कोई पेन बेचते थे 5 रुपए का, ठीक है, और इस पे मेरा लाभ कितना है? 1 रुपए का। ठीक है, मेरा उद्देश्य क्या होगा कि इसके पेन की कीमत अगर मान लीजिए 8 रुपए हो गई और मेरा लाभ क्या हो रहा है? 2 रुपए हो रहा है, तो हम एज अ सेलर, विक्रेता के रूप में मेरा उद्देश्य क्या होगा कि बढ़ी हुई कीमत पे ज्यादा से ज्यादा को वस्तुओं को बेचने से मेरा लाभ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और विक्रेता क्या कर रहा है? किसी भी चीज की क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। तो सप्लाई क्या करेगा? वो चाहेगा कि वस्तुओं की कीमत जैसे बढ़ते जाए हम उसकी बिक्री की मात्रा को क्या करते जाए? बढ़ाते जाए। मान लीजिए कि 100 रुपए वो चाहेगा कि इतना वस्तु बेच दे। वस्तु की कीमत है तो उसे कम मात्रा बेचे, उससे कम मात्रा बेचे, और इस तरह से अगर आप इसको मिलाएंगे तो सप्लाई की रेखा आपको कैसा देखने को मिलेगा? डाउन। अब है कि उद्योग क्या होते हैं? किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं और फर्में उसी कीमत को क्या करती हैं? स्वीकार करती है। तो एक तरफ हमारा क्या है? मांग है, और एक तरफ क्या है? पूर्ति। तो प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है? मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत का निर्धारण कहां पर होता है? उद्योग में होता है। और फर्में क्या होती हैं? इसी कीमत को क्या करती हैं? स्वीकार करती हैं। तो अब यहां पर आपके पास क्या हो गया? फर्म। और ये फर्म क्या करेगा? इसी कीमत को क्या करेगा? वो स्वीकार करेगा। समझ गए? तो उद्योग में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा हुआ, और ये जो कीमत का निर्धारण हुआ फर्में उसी कीमत को क्या करती हैं? स्वीकार करती हैं। अब फर्म प्राइस के साथ कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, तो फर्म किस चीज में परिवर्तन कर सकता है? उसकी मांग की मात्रा में। जैसे आपके घर में खर्च अगर बढ़ जाए, आप महीने का राशन 1000 रुपए में, मान लीजिए कि आप 100 रुपए की चीनी खरीद के बाजार में से लाते थे 2 किलो, अगर मूल्य बढ़ गया चीनी का तो आप क्या करते हैं? उसी 100 रुपए में उपभोग की मात्रा को क्या कर देंगे? आप कम कर देंगे ना। आप कीमत में तो परिवर्तन नहीं कर सकते, आप किस में कर सकते हैं? आपके उपभोग की मात्रा में। तो फर्में क्या परिवर्तन कर सकती हैं? इस निर्धारित कीमत पर मांगी गई मात्रा को क्या कर सकती हैं? कम और ज्यादा कर सकती है। तो मान लीजिए कि हम इसको मान लेते हैं Q1 और इसको क्या मान लेते हैं? आपका Q2। अब देखिए, कोई फर्म अगर जैसे उत्पादन कर रहा हो तो OQ1 से पहले का अगर वो उत्पादन है, मतलब क्या कि जो उत्पादन की लागत किसी चीज को बनाते हैं तो उसमें एक राशि का निवेश तो हमको करना पड़ेगा ना।
जैसे मान लीजिए हम दुकान खोलते हैं तो दुकान में प्रारंभिक स्तर पे हमें पूंजी का निवेश करना पड़ेगा। तो जितनी लागत हम लगा रहे हैं क्या हमको आय की प्राप्ति हो जाती है? उतनी तो नहीं होती है। तो आज हम लोग देखेंगे, हमारे जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, शॉर्ट रन में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत कौन कौन सी स्थितियां संतुलन के लिए उत्पन्न होती हैं, कब किसी भी फर्म को लाभ होगा, कब किसी फर्म को हानि होगी और कब कोई फर्म असामान्य या फिर लाभ या हानि की स्थिति में बना रहेगा। इसके बारे में आज के क्लास को चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक चीज यहां पे हम लोग देख रहे थे, इस डायग्राम में हमने फर्म के केस के लिए लिखा था कि एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर हो जाता है? मार्जिनल कॉस्ट के। ये हमने लिखा था, AR इक्वल टू क्या था आपका? MC, ये हो जाता है। अब मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कि हमको लाभ और हानि की स्थिति कब होगी। अगर मान लीजिए कि हम क्या करते हैं ना, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हम चाय की दुकान लगाना चाहते हैं। ठीक है, चाय की दुकान के लिए मैंने दूध खरीदा, शक्कर खरीदे, चाय पत्ती खरीदी और उसके लिए चूल्हा खरीदा और ये सारी चीजें लेकर के हम चाय बेचने चले गए। तो मेरी अपनी कुछ लागत लगी होगी, है ना? तो अगर और उसको बेचने से मुझे क्या प्राप्त हुआ होगा? आय की प्राप्ति होगी। चाय बेचने के हमने दूध मिला करके सब चीज मिला के 200 रुपए का आज मेरा क्या लगा? लागत लगा। और शाम तक हम चाय बेचे और चाय कितने रुपए का बिका है? 100 ही रुपए का चाय बिका। जो है ना, जो मेरी बिक्री हुई वो कितने रुपए की हुई है? मात्र 200 रुपए का ही हुआ। मान लीजिए दूध खरीदे, चाय पत्ती खरीदे, चीनी खरीदे, सब 200 रुपए मैंने लागत लगाया और शाम तक जो चाय बेच रहे हैं वो कितने रुपए का बिका है? 200 रुपए का। तो जो मेरी लागत थी वो बिक्री के बराबर, यानी कि बिक्री या फिर इसको क्या कहते हैं हम? आय। तो इस स्थिति में मेरा क्या है? ना तो हमको लाभ हुआ है और ना हमको क्या हुआ है? हानि हुआ है। ठीक है, यह जो स्थिति है यहाँ पर ना तो मुझे हानि ही हो रही है, मतलब जितनी मेरी लागत लगी थी उतना पैसा तो मेरा निकल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लागत है, मतलब कि जो कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, वो क्या है? एवरेज रेवेन्यू के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है कि ना तो मुझे लाभ हो रहा है ना क्या हो रही है? हानि। लेकिन अगर दूसरे की स्थिति ऐसा होता कि 200 रुपए मेरी क्या थी? लागत, और मेरी चाय की बिक्री उस दिन क्या हो गई होती? 400 रुपए का। तो बताइए, तो इस स्थिति में हम लाभ में हैं या हानि की स्थिति में? मैंने जो पूंजी लगाया उस पूंजी निवेश से ज्यादा मुझे प्राप्ति हुआ है ना, यानी कि यह जो स्थिति है यह मेरा कैसा स्थिति है? लेकिन ऐसा किसी दिन हो जाता ना कि 200 रुपए का लागत लेकर के हम चाय बेचने तो बैठे और मात्र 100 रुपए की ही मेरी क्या हुई है? बिक्री हुई है। तब मुझे क्या होता? हानि होता ना। क्यों हानि होता? कि जितने मैं पूंजी लगा के बैठ रहा हूं बाजार में उतना पैसा निकल ही नहीं पाया। तो यानी कि ये स्थिति मेरे किस की हो गई? हानि की। ये स्थिति क्या हमारे पास? लाभ का। और ये स्थिति क्या है आपका? संतुलन का। ना तो मुझे लाभ है, लाभ भी नहीं हो रहा है और यहाँ पे हानि भी नहीं हो रही। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेरी औसत लागत है उस लागत से कहीं अधिक मेरा क्या है? औसत आय है। तो ये मेरा किस स्थिति का है? लाभ का। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लागत अधिक है और आय हो ही नहीं रहा। तो ये स्थिति किस स्थिति में है? हानि में। यानी कि हम देख सकते हैं कि अल्प काल में अगर हम देखें किसी फर्म के संतुलन की बात करें तो 3 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। एक ऐसी स्थिति होगी जहां पर मुझे क्या प्राप्त होगा? असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। एक ऐसी स्थिति होगी जहां पे मुझे क्या होगी? हानि की प्राप्ति होगी। और एक ऐसी स्थिति होगी जो क्या होगी? संतुलन की स्थिति होगी। ना तो मुझे हानि है और ना ही मुझे क्या है? आपका लाभ है। देखते हैं ना बाजार में ऐसा होता है ना कि सब्जी बेचने के लिए बैठे हैं और उस दिन बहुत तेज बारिश हो गया। तो
सब्जी बेचने वाले लोग क्या करते हैं कि बारिश में भीगने के बाद सब्जी मेरी खराब हो जाएगी, तो क्या बोलते हैं ना, जितना में हम खरीद के लाए उतना में ही बेच के चले जा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर मान लीजिए कि सुबह में आपने देखा कि 25 रुपए में आपके पास कोई साग बाजार में बिक रहा था और बारिश हो जाने के बाद वो 10 रुपए में ही बेच करके लोग चला जा रहा है। क्यों ऐसा चला जा रहा है? ताकि ना उसको हानि ना हो। तो 10 रुपए में बेचने पे क्या ना उसको लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, लेकिन क्या है कि जो उसकी लागत है वो लागत का पैसा तो उसके हाथ में हो गया। तो इसलिए बाजार में 3 प्रकार की स्थितियां हो सकती है। तो टॉपिक का नाम लिखेंगे अल्पकाल में अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का संतुलन। लिखेंगे अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म असामान्य लाभ कॉमा सामान्य लाभ एवं हानि की स्थिति में हो सकता है। इस स्थिति में औसत आय औसत लागत रेखा की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार से औसत लागत रेखा औसत आय की रेखा को काटती है, इस पर यह निर्भर करेगा। तो पहला हम लोग देखते हैं असामान्य लाभ। पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं असामान्य लाभ। असामान्य लाभ तो देखिए, इससे पहले के क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ये हमारा क्या हो गया, प्राइस हो गया। यहां पर हमने लिखा AR इक्वल टू MR और एक रेखा जो है हमारा इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट की रेखा क्या है हमारा इस तरह से जाता था। हमने ये बताया था कि OQ1 से अगर कम उत्पादन कर रहा है तो यह हानि होगा, OQ1 के बाद से क्या होगा कि हानि और लाभ बराबर होगा, और इसके OQ2 क्वांटिटी के बाद से क्या होगा कि वो लाभ की स्थिति में प्राप्त होगा। जैसे जैसे हानि कम होती जाती है वैसे उसका लाभ क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो असामान्य लाभ की स्थिति हमारे पास कब उत्पन्न होगी?
असामान्य लाभ की स्थिति कब उत्पन्न होगी? मतलब क्या कि जो मेरी लागत है उस लागत से ज्यादा मेरे पास क्या होने लगे, आय की प्राप्ति होने लगे। तो वैसी स्थितियों में क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसके बारे में। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म को उस समय असामान्य लाभ की प्राप्ति होगी जब औसत आय औसत लागत से अधिक होता है। औसत आय औसत लागत से अधिक होता है। इसे निम्न रेखा चित्र द्वारा दिखाया गया है। डायग्राम को बना लेंगे। क्या कहने का मतलब क्या है, ये देखिए जो मार्जिनल कर्व है, ये जो कर्व आएगा इसके मिडिल पे, मतलब कि इसका जो पॉइंट है इसका मिडिल पॉइंट यहां से क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व जो है मार्जिनल कॉस्ट का ये मिडिल पॉइंट होना चाहिए, है ना, कहीं से भी टच नहीं। ऐसा नहीं है कि ऐसे टच कर गया, ऐसे टच गया, ऐसे नहीं। इस कर्व का जो मिड पॉइंट होगा यहां से आपके पास क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट होगा और ये होगा आपका एवरेज कॉस्ट। इस तरह से क्लियर है? अब एक चीज देखिए यहां पर, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसे क्रॉस हो रहा है, ओपी कीमत पे ओक्यू मात्रा का निर्धारण हुआ। ठीक है,
मार्जिनल कॉस्ट के द्वारा आपके पास क्या हो गया, एक संतुलन का बिंदु ए की प्राप्ति हमारे पास हो चुकी थी, जो पहले हम देख चुके थे संतुलन की स्थितियों में। यहां पर देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व जब हम बना रहे हैं तो इस OQ मात्रा के लिए बिंदु F पर कितनी कीमत को देने को तैयार है, वो OM कीमत। इस स्थिति में ये जो एरिया हमारे पास बन रहा है, ये जो रीजन हमारे पास बन रहा है, यह रीजन किस चीज को बताएगा, ये हो गया शॉर्ट रन नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अल्पकाल में इसमें हमारे क्या हो रहा है कि असामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसकी स्लोप जो है देखिए तो नीचे ना, एवरेज कॉस्ट का जो है मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप उससे नीचे और एवरेज कॉस्ट का स्लोप उससे क्या है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर ये स्लोप क्या होता है, इससे ऊपर हो जाता तो हमारा क्या होता है, लाभ का स्थिति बनता, यहां पे होता तो असामान्य लाभ का। तो इसको नोट करें, फिर हम आपको लिखवाते हैं नीचे स्टेटमेंट। रेखा चित्र में ई बिंदु संतुलन की बिंदु है, ई बिंदु संतुलन की बिंदु है, जहां MR इक्वल टू MC है, MR इक्वल टू MC है। देखिए तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन हमारा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पे बराबर है, और मार्जिनल कॉस्ट की रेखा हमारे पास किस बिंदु से गुजरी है, E पर। तो इस E बिंदु पर ये मार्जिनल रेवेन्यू बराबर किसके होगी हमारे पास, मार्जिनल कॉस्ट के। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है, ई संतुलन का बिंदु है जहां फर्म की MR इक्वल टू क्या है, MC है। फर्म OQ उत्पादन को, फर्म OQ उत्पादन को कितनी कीमत पर बेचेगा, OQ जो उत्पादन है उसको कितनी कीमत पे बेचेगा, OP कीमत पर बेचता है। जहां फर्म का औसत लागत OQ है, जहां फर्म का औसत लागत OQ है, जो OP से कम है, जहां फर्म का औसत लागत OQ है जो OP से कम है, इसलिए फर्म को PEFM के बराबर असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है, असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है।
क्या देखा कि पहली स्थिति में उत्पादन OQ मात्रा को OP कीमत पे बेच रहे हैं और मेरे पास जो मार्जिनल कॉस्ट की जो रेखा है, एवरेज कॉस्ट की रेखा किसी एक बिंदु पर मान लीजिए कि यहाँ पे काट रही है और मेरे पास कोई संतुलन का बिंदु मिलता, लेकिन आपने क्या देखा है कि फर्में क्या करेंगे कि मात्रा को निश्चित रखेंगी। तो अगर हम संतुलन का बिंदु अगर कहते कि ये मेरा होता, ठीक है, तो क्या इस कीमत पे OQ मात्रा को हम खरीद पाते? नहीं। तो धीरे धीरे हमको जब उतारना पड़ेगा तो इस OQ मात्रा को एवरेज कॉस्ट के किस बिंदु पे प्राप्त कर रहे हैं? F पर। तो F बिंदु पर हमको कितना मूल्य निर्धारित करना पड़ रहा है उसका? OF कीमत पर हम इतने मात्रा को क्या करेंगे? बेचेंगे, है ना। तो ये स्थिति हमारा क्या बताएगा? आपका सुपर मतलब कि शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति को यह हमारा बताता है। नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है, ठीक है। जो हमने पैसा लगाया था वो पैसा हमारा लगभग क्या हो जा रहा है? निकल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख रहे हैं ना मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट का आपका, तो ये हो गया असामान्य लाभ की स्थिति। अब लिखेंगे सामान्य लाभ की स्थिति। सामान्य लाभ की स्थिति। तो सामान्य लाभ कब होता है हमारा? ध्यान से देखिए तो अगर संतुलन का बिंदु हमारा कहां पर है? E पर, यानी कि एवरेज कॉस्ट का रेखा हमारा कहां से जाना चाहिए था? इस जगह से। अगर हमारा ये एवरेज कॉस्ट का रेखा अगर हमारा इस जगह से जाता, एवरेज कॉस्ट की रेखा, तो ये बिंदु हमारा क्या हो जाता? सामान्य लाभ का स्थिति हो जाता। और यही रेखा अगर इससे ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? हानि का स्थिति। तो तीन स्थितियां हैं। एक तो ये जो हमने मूल्य निर्धारित किया है जहां पर आपके पास AR इक्वल टू MR है, ठीक है। हमारे पास ये हमारा क्या हो गया कि मार्जिनल कॉस्ट की रेखा हो गई। अगर एवरेज कॉस्ट की रेखा हमें क्या करिए यहां से ऐसे काट रही है, तो ये क्या हो गया आपका? असामान्य लाभ। अगर इस संतुलन बिंदु E से अगर गुजर रहा है तो ये क्या हो गया आपका? सामान्य लाभ। और इससे अगर ऊपर से गुजर रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका? हानि का स्थिति। तो यही तीन स्थिति हमारे पास बच रहा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं सामान्य लाभ की स्थिति को, ठीक है। लिखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म उस समय सामान्य लाभ प्राप्त करेगा उस समय सामान्य लाभ प्राप्त करेगा जहां फर्म का औसत आय औसत लागत के बराबर होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये क्या हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट की रेखा। तो इस संतुलन बिंदु E पर, इस बिंदु E पर क्या आप देख रहे हैं कि MR इक्वल टू किसके आपके पास? MC। मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर है? मार्जिनल रेवेन्यू के। तो इसी बिंदु से अगर मेरा एवरेज रेवेन्यू का जो पॉइंट है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट जो है ये हमारा इसी बिंदु से अगर क्रॉस करता है तो स्थिति हमारा क्या हो गया आपका? सामान्य लाभ। तो ये चित्र, यह बिंदु E पर क्या स्पष्ट हो रहा है हमारा कि औसत आय जो है वो किसके बराबर है? औसत लागत के। मतलब कि औसत जो आय है वो किसके बराबर हो गया आपका? औसत लागत के। एवरेज कॉस्ट जो है वो किसके बराबर हो गया आपका? एवरेज रेवेन्यू के। ठीक है, इस बिंदु पर चलिए इस डायग्राम को नोट कर लेंगे।
कर्व को कभी भी इकोनॉमिक्स में बनाते समय में बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। एक्सिस जो भी आप प्लॉट कर रहे हैं उसका भी नाम आपको जरूर देना चाहिए कि कौन सा एक्सिस किस चीज को बता रहा है। लिखेंगे रेखा चित्र में ई संतुलन का बिंदु है। रेखा चित्र में ई संतुलन का बिंदु है जहां OQ उत्पादन को कितनी कीमत पे हम बेच रहे हैं? OP कीमत पे बेचा जाता है। जो औसत लागत के बराबर है, जो औसत लागत के बराबर है। इसलिए फर्म को केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए फर्म को केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। अब थर्ड हम लिखेंगे हानि की स्थिति। लिखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फल हानि की स्थिति में तब होता है, कब होगा हानि की स्थिति में? कि मेरी जो लागत है आय उससे क्या है? कम है। औसत लागत की अपेक्षा औसत आय कम हो, जैसा कि नीचे रेखा चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए यहां पर ध्यान से, हमारे पास क्या हो गया? ये AR इक्वल टू MR जो प्राइस हमने निर्धारित किया है, और ये क्या हो गया आपके पास? मार्जिनल कॉस्ट की रेखा हो गई। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया? संतुलन का बिंदु
O प्राप्त हो गया, मतलब कि E संतुलन का बिंदु हो गया, जहां पर इस बिंदु E पर क्या है आपके पास MR इक्वल टू क्या हो गया आपका मास। लेकिन दूसरी ओर एवरेज कॉस्ट की रेखा मान लीजिए कि हमारा क्या होता है कि यहां से क्रॉस करता है, तो आप देख सकते हैं ना कि एवरेज रेवेन्यू मेरा यहां पर है और एवरेज कॉस्ट हमारा कहां पे प्राप्त हो रहा है, इस बिंदु पे प्राप्त हो रहा है। मतलब कि जो औसत आय है वो औसत लागत की अपेक्षा हमारा क्या है, कम है। मेरी जो आय है AR है, एवरेज रेवेन्यू जो है हमारा, जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट की अपेक्षा क्या है आपका, कम है। औसत आय हमारा औसत लागत की अपेक्षा क्या है, कम है। ये स्थिति क्या होगी हमारी हानि की। लेकिन मात्रा मेरी कितनी निर्धारित है, O की मात्रा, तो O की मात्रा के लिए हम ऊपर बढ़ेंगे तो सर्टेन एक पॉइंट हमारा क्या मिल गया F, और इस F के लिए हमको अब कीमत कितनी देनी है, तो यानी कि ये जो PEFCM का जो एरिया है वो हमारा क्या बता रहा है, हमारा शॉर्ट रन के लॉस के प्रॉफिट मतलब की स्थिति को बता रहा है। मतलब कि ये जो एरिया है ये हमारा क्या बता रहा है, लॉस बता रहा है, ये हमारी हानि की स्थिति को बता रहा है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं सीख गए, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, हमेशा ग्राफ को जब बनाए तो अच्छी तरह से उसको समझ करके बनाए कि ग्राफ के हर एक पॉइंट पे क्या उसका मतलब है। क्लियर है, चलिए नोट कर लें इसे, फिर आपको समझाते नीचे। नोट कर लिए, लिखेंगे सभी ने नोट कर लिया। रेखा चित्र में स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म OQ उत्पादन को कितने मूल्य पे बेचेगा, OP कीमत पे। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म OQ उत्पादन को OP कीमत पर बेचता है। लेकिन ये तो OP कीमत थी, लेकिन अब औसत लागत कितना बढ़ करके हो गया, देखिए तो OM हो गया ना। मेरी आय हो रही है OQ के बराबर और मेरा औसत लागत वो बढ़ करके कितना OP की अपेक्षा कितना हो गया, OM। ठीक है, तो लिखेंगे इस चीज को। लेकिन फर्म की औसत लागत OM है, औसत लागत OM है, जो औसत आय से अधिक है, जो औसत आय से अधिक है। इसलिए फर्म को
PEFM के बराबर, इसलिए फर्म को PEFM के बराबर हानि होगी। तो हमने तीन स्थितियां पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल के संतुलन की तीन प्रमुख स्थितियों के बारे में हमने देखा। एक हमने बात किया असामान्य लाभ, दूसरा हमने क्या बताया सामान्य लाभ, और तीसरा हमने क्या बताया हानि की स्थिति को हमने बताया। असामान्य लाभ हमें कब प्राप्त हो रहा है, जब मेरी औसत जो लागत है, या फिर हम कह सकते हैं औसत आय हमारी क्या होगी, औसत लागत की अपेक्षा कम थी या अधिक थी। औसत आय मेरी क्या है, औसत लागत की अपेक्षा क्या है, अधिक है। दूसरा है सामान्य लाभ हमारे कब प्राप्त हो रहा है, जब मेरी औसत आय बराबर किसके हो, औसत लागत के। और हानि की स्थिति कब हो रही है, जब मेरी औसत आय जो है वो क्या है, कम है किसके, औसत लागत के। और इसको ग्राफ पे हम कैसे देख सकते हैं, इस ओपी कीमत पर हमारे पास क्या हो गया, AR इक्वल टू क्या हो गया आपके पास MR, ये हो गया आपके पास मार्जिनल कॉस्ट की रेखा। यह बिंदु क्या हो गया, संतुलन का बिंदु E। इस बिंदु पे MR इक्वल टू किसका है आपके पास, MC। OQ मात्रा हो गया आपके पास। लेकिन एवरेज कॉस्ट की रेखा क्या करती है कि किसी एक बिंदु से ऐसे मान लीजिए काट करके आपके पास चला गया एवरेज कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या था ओपी कीमत, लेकिन अब नया कीमत कितना निर्धारित हो गया, मतलब कि एवरेज जो कॉस्ट है वो कितना हो गया आपके पास OM। तो पहले की अपेक्षा ये क्या है, कम है। तो ये स्थिति हमारे क्या है, शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति। दूसरा क्या हमारे पास है कि इस O पर हम देखेंगे कि ये हो गया हमारे पास AR इक्वल टू क्या हमारे पास MR। ये हो गया आपके पास मार्जिनल कॉस्ट की रेखा, और एवरेज कॉस्ट की रेखा इस बिंदु से हमारा क्या हो गया, आपका क्रॉस संतुलन की बिंदु E से चला गया। ये हमारा क्या हो गया आपका सामान्य लाभ की स्थिति, और ये हमारा क्या हो गया इस प्राइस P पर, ये हो गया हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट, ये हो गया AR इक्वल टू MR, और हमारा एवरेज कॉस्ट का रेखा मान लीजिए कि यहां से गुजर रहा है। हम OQ मात्रा के लिए कितना कीमत निर्धारित कर रहे हैं, OP। लेकिन अब जो है ये जो स्थिति हमारा किस चीज को बताएगा, लॉस का, PEF, और इसको नाम क्या दे देते हैं, M का। और यहाँ पर हमारी हानि की स्थिति को कौन बता रहा है, OEFM हानि की स्थिति, ये सामान्य लाभ, और ये क्या हो गया आपका। तो ये तीन डायग्राम्स आप आसानी से देख करके समझ सकते हो। तो थोड़ा सा ग्राफ को प्रैक्टिस आपको क्या करना होगा, घर पे करना पड़ेगा, तो कोई बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं है। देखिए आप मान लीजिए 100 रुपया लगा रहे थे और आपको आय 80 रुपए का ही हुआ, शाम तक आप जो सामान बेचे 80 रुपए का ही सामान बिका, तो 20 रुपए अगर और निकल जाता तो आपका लागत जो था वो तो बराबर हो जाता ना। तो आपको क्या हो गया, घाटा हो गया, है ना। आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं बाजार में कि सामान खरीदने के लिए जाएंगे और 100 रुपए के बदले 120 रुपए आपका खर्च हो गया, तो 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च होना आपका क्या हो गया, घाटा की स्थिति।
और 100 रुपया लेकर के गए बाजार और 20 रुपया बच ही गया और सब कुछ सामान खरीदने के बाद से, तो क्या होगा आपका लाभ का। और 100 रुपया टारगेट लेके चले तो 100 रुपया ही आपका खर्च हुआ, तो क्या हो गया ना हानि ना लाभ। बच्चा लोग होता है ना, जब टॉफी लेके आओ 2 रुपया बचा तो खुश हो गया, क्यों? क्योंकि उसका क्या हो गया प्रॉफिट। अगर उसी जगह पे दुकानदार कहे कि नहीं अब तो दाम बढ़ गया है और पैसा लेके आओ, तो क्या हो गया घाटे की स्थिति, कुछ नहीं बचा उसको। तो वैसे बाजार में हम देख सकते हैं कि 3 प्रकार की स्थितियां हमारे पास है। यहाँ पर देख सकते हैं कि OM जो है, ये जो OM की जो मात्रा है हमारे पास, ये हमारा क्या है एवरेज कॉस्ट का है, और ये जो है हमारा ये क्या है हमारे पास एवरेज रेवेन्यू है। तो एवरेज रेवेन्यू हमारा अधिक है कि नहीं है एवरेज कॉस्ट से, तो ये कौन सा स्थिति हो गया असामान्य लाभ का। और यहां पर आप देखिए तो AR भी वही है और AC भी वही है, तो क्या हो गया आपके पास लाभ की स्थिति। और यह स्थिति देखिए तो एवरेज रेवेन्यू का हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एवरेज रेवेन्यू, और ये हमारा जो बिंदु है ये क्या हो गया हमारे पास एवरेज कॉस्ट। तो कॉस्ट अधिक दिख रहा है ना रेवेन्यू से, मतलब कि मेरी जो लागत है वो अधिक होगी ना मेरे आय की अपेक्षा, तो क्या होगा हानि का स्थिति हो गया ना। क्लियर? चलिए उसी कॉपी उसी पेज को गंदा मत कर लीजिए, अलग से बना लीजिए, एक स्नैपशॉट ले लीजिए, सबसे बेहतर होगा एक स्नैपशॉट आप ले लें। कभी भी जब पढ़िए अलग अलग टॉपिक्स को एक ही जगह सारा ग्राफ बना के रिलेट कर लीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला ग्राफ है ना आपके पास, अलग अलग टॉपिक पढ़े थे बट एक जगह हमने उसको कंबाइन किया था ना, उसको थोड़ा सा रिवीजन करिएगा, बहुत क्वेश्चंस वहां से रहते हैं आपके पास। ठीक है, मिटा दीजिए। अब देखिए ये 3 स्थितियों के बाद से अब सवाल ये उठता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई भी फर्म प्रतियोगिता में कब तक बना रहेगा। सवाल तो ये उठेगा ना कि प्रतियोगिता में अगर कोई कॉम्पिटिटर आपसे 2 लोग कितने लड़ते रहेंगे, कब तक प्रतियोगिता करेंगे, इसकी भी तो कोई स्थिति होगी। तो आप कब तक कोई बिजनेस करना चाहिएगा। जैसे मान लीजिए लॉकडाउन आपका लग गया, तो लॉकडाउन के बाद से क्या हो रहा है कि आपके पास दुकान पे कस्टमर कम आ रहे हैं। आपने 1 महीना देखा, 2 महीना देखा, आप क्या देख रहे हैं कि कम से कम रूम रेंट तो निकल जाए, खाने पीने का नहीं होगा, कम से कम रूम रेंट तो निकल जाए तो हम टाउन एरिया में अपने दुकान को खुला रखेंगे। आपने 1 महीने देखे, 2 महीने देखे, 3 महीने देखे, 4 महीने देखे, आप इंतजार करते जा रहे हैं। और किस स्थिति के लिए इंतजार करते जा रहे हैं कि जो आपकी औसत लागत है वो औसत आय से अधिक होना हो जाए तो आपकी लाभ की स्थिति है। यानी कि आप कोई भी फर्म कब छोड़ देगा, दुकान अब कब बंद कर दीजिएगा कि जितनी आपकी लागत है, मान लीजिए 30,000 रुपए रेंट आपको लग रहा है, स्टाफ के खर्चे और सभी चीजों को मिलाकर के 30,000 रुपए उस दुकान पे आपके महीने की खर्च है, और आपको हर महीने 25,000 रुपए ही आ रहा है, 5-5 हजार रुपए आप घाटे में जा रहे हैं। तो एक स्थिति क्या पता चल रहा है कि जो आपकी औसत लागत है, औसत आय उसकी अपेक्षा क्या है कम है। तो कोई एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर आप इस चीज को बर्दाश्त करना क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और यही स्थिति होगी किसी फर्म को प्रतियोगिता से बाहर जाने की। समझ गया? तो यहां पे हम लोग कहते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, परिवर्तनशील लागत क्या है, परिवर्तनशील लागत क्या है। एक तो हमने औसत लागत की बात की, और औसत परिवर्तनशील लागत क्या होगा, जो परिवर्तित हो सकता है। जैसे हम स्टाफ के लिए चाय वाले से डेली चाय मंगाया करते थे, हमने उसको रोक दिया। हम जो ऑर्डर्स बहुत सारा महीने का दिया करते थे, एडवर्टीजमेंट पे जो खर्च किया करते थे, उन सभी खर्चों को हम क्या करेंगे, रोक देंगे। हम जो एसी चलाया करते थे उस एसी को अभी क्या कर देंगे, रोक देंगे। मतलब परिवर्तनशील लागत जो रोजाना बदल रहा है। दुकान में हम बहुत ज्यादा माल ला करके रख दिया करते थे, 10,000 20,000 का माल ला कर रख देते थे। अब जितनी बिक्री होगी हम उतना ही माल लगाएंगे। पहले हम बहुत सारा सामान को बेचने के लिए तैयार करके माल तैयार करके रख देते थे, लेकिन अब मेरी जितनी बिक्री के आंकड़े हम उसी के अनुकूल क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। मान लीजिए समोसा ही बेचना है तो पहले हम 100 पीस बेचते थे, और अब देख रहे कि 5-10 कस्टमर आ रहे हैं तो हम 10 ही 20 पीस हम छानेंगे, कस्टमर आएंगे तो फिर छान लेंगे। ऐसे तो ये कहलाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
ये निर्धारित करेगा किसी फर्म को प्रतियोगिता में बने रहने या न बने रहने की स्थिति को। तो अब टॉपिक का नाम लिखेगा ब्रेक शट डाउन पॉइंट, कि कहां से हम प्रतियोगिता को कोई भी फर्म क्या होगा, छोड़ देगा। लिखेंगे, देखिए इसको हिंदी में भी वही यूज करते हैं, हिंदी में भी इसको शट डाउन पॉइंट ही हम लोग लिखा करते हैं। शट डाउन का मतलब क्या होता है, बंद करना। किस बिंदु पर उद्योग को प्रतियोगिता में कोई फर्म क्या करेगा, बंद करेगा, उसी बिंदु का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निर्धारण कर रहे हैं। देखिएगा अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म कब तक हानि की स्थिति को सहन करेगा। यह एक प्रश्न है। लागत धारणा के अनुसार हम जानते हैं कि शून्य उत्पादन होता है तो फर्म केवल स्थिर लागत वहन करता है। इसका क्या अर्थ हुआ, शून्य उत्पादन होता है तो स्थिर लागत का वहन करता है। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक दुकान खोलते हैं, तो दुकान खोलने में हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम सेल्फ बनवाएंगे, शोकेस बनवाएंगे, सामान को बेचने के लिए कुछ काउंटर्स हमने बनवाए हैं, डिस्प्ले बोर्ड मैंने बनाया, पंखा, बल्ब, ये सारी चीजें मैंने दुकान में व्यवस्था कर दी। तो ये सारी मेरी कैसे कहलाएगी, स्थिर पूंजी। क्या कहलाएगी, एक बार लगा दिए तो क्या ये रोज रोज हमको खरीदना है क्या, नहीं ना। बैठने के टेबल बेंचेज मैंने खरीदी है तो ये मेरे क्या हो गए, स्थिर पूंजी। लेकिन कस्टमर जब तक मेरे पास नहीं आ रहा है किसी सामान को खरीदने के लिए, हम किस चीज का वहन कर रहे हैं, केवल अपनी स्थिर लागत का ही वहन करेंगे ना। मतलब क्या कि जो मुझे पैसे देने हैं, जो पैसा का इन्वेस्टमेंट है वो किसके ऊपर है मेरे पास, उसी चीजों के ऊपर, मतलब जो औसत लागत है। लेकिन उस दुकान में मैंने बेचने के लिए किताबें रखी हैं, पेन्स रखे हैं, उसके ऊपर भी तो मेरे पैसे लगे हुए हैं। बिक्री होगा और फिर से खरीद करके आएगा, वो चीजें कौन सी होंगी, मेरी भौतिक पूंजी। क्या होगी, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास खरीद में बिक्री होंगी और वापस हमको बेचने के लिए वही चीजें हम दुकान में लेकर के आएंगे। जैसे एक सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचने के लिए तराजू खरीदता है, बटखारे खरीदता है,
बिछाने के लिए बोरी खरीदता है और इन सबको लेकर के बाजार में बेचने के लिए बैठ जाता है, तो क्या क्या रोज रोज उसे तराजू खरीदना है क्या? तो वो क्या हो गया उसका स्थिर पूंजी। लेकिन वो रोज क्या करता है कि गले में पैसे लेकर के आता है, नगद पैसे। तो नगद पैसे जब बाजार जाकर के सामान को खरीद रहे तो नगद पैसे उसके खत्म हो गए ना। अब वो सामान लेकर के आलू प्याज टमाटर ये सारी चीजें लेकर के बाजार में आया और उसको बेचने लगा, वो सारी चीजें फिर से खत्म हो गई ना। अब फिर वापस लेके क्या जा रहा है वो? नगद मुद्रा और साथ में अपने तराजू और सभी चीजों को लेके जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूंजी दो तरह से, एक स्थिर पूंजी जिसका उत्पादन में लंबे समय तक आप उपयोग कर रहे हैं, और एक आपका क्या है चलंत या भौतिक पूंजी जो उत्पादन की प्रक्रिया में एक बार उपयोग हो जाने के बाद से वो क्या जाता है आपका खत्म हो जाता है। जैसे आप दुकान में आटा खरीद के लाए और आपने उसको समोसा बनाया, आटा खत्म हो गया ना, लेकिन समोसा बेचने से पैसा आया तो नगद मुद्रा आपके पास आ गया ना। इसको बोलते हैं चलंत या फिर क्या कहते हैं भौतिक पूंजी। लेकिन जो कड़ाही चूल्हा बेलचा इन सभी चीजों को आपने खरीदा था वो रोज रोज प्रयोग में आ रहा है ना, तो वो क्या हो गया आपका स्थिर पूंजी। तो हम देख सकते हैं कि जब हमारा किसी फर्म में उत्पादन शून्य है तो विक्रेता या फर्म किस चीज का वहन कर रहा है? केवल स्थिर लागत का वहन कर रहा है। आगे लिखेंगे क्योंकि उत्पादन शून्य होता है, क्योंकि उत्पादन शून्य होता है और जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि करता है कुल परिवर्तन लागत, उत्पादन में वृद्धि करता है कुल परिवर्तन लागत बढ़ता जाता है। इसलिए फर्म अल्पकाल में तब तक हानि सहन करेगा जब तक उसे परिवर्तनशील लागत प्राप्त होता है, जब तक उसे परिवर्तनशील लागत प्राप्त होता है। अर्थात क्या है कि हानि जब उसके कुल स्थिर लागत के बराबर हो जाए, हानि किसके बराबर हो जाए? कुल स्थिर लागत के बराबर। तब तक तो वो प्रतियोगिता में अपने आप को बनाए हुए हैं, समझ गए? जैसे देखिए ठीक है, ये क्या हो गया मेरा मार्जिनल कॉस्ट का रेखा हो गया। ये बिंदु E क्या हो गया मेरा संतुलन का बिंदु हो गया, जहां पर O की मात्रा को हम क्या कर रहे हैं कि इस पर बेच रहे हैं। ये क्या हो गया मेरा एवरेज कॉस्ट की रेखा हो गई। इस बिंदु पर हमको क्या मिला है, या ये मेरा क्या हो गया कि लाभ का स्थिति प्राप्त दिखाएगा। और अगर
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करें, मान लीजिए कि मेरा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इस तरह से क्या होगा कि आपका जाता है। तो ये जो बिंदु हमारे पास है, इस कम कीमत पे कम वस्तु का उपभोग हमारे पास है ना। तो चलिए हम लोग आज इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं। शट डाउन पॉइंट हम आपको कल फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ग्राफ, देखिए ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इसमें अगर अच्छे तरीके से सीख गया ना तो आगे सब में कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे देखिए हम लोग को पढ़ना है चैम्बरलिन वगैरह जो पढ़ना है, ठीक है। आजकल मार्केट का जो एक्सेप्शंस है, सवाल वहां से ज्यादा पूछा जा रहा है, अपवाद जो है, तो चैम्बरलिन या फिर जो ओलिगोपोली या फिर जो भी चीजें बनाएंगे तो वहां ग्राफ आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो कोशिश करेंगे हम लोग कल इस ग्राफ को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? पीछे की चीजें भी रिकॉल करते रहे आप।